हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से मैं एक नया नई प्रश्नों की श्रृंखला जारी कर रहा हूं जो करंट अफेयर्स पे आधारित है। आपको वीकली करंट अफेयर्स उपलब्ध कराऊंगा मंडे टू मंडे, जिसमें आपको एक सप्ताह के करंट अफेयर्स पे आधारित प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा, जो हर सप्ताह में एक बार आपको मंडे टू मंडे उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज का ये वीडियो 23 जनवरी से 29 जनवरी सन 2023 के बीच का करंट अफेयर पर आधारित है। तो आइए इसमें पहले प्रश्न पर ही चर्चा करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत किसकी 140वीं जयंती पर आरंभ किया गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है किसकी जयंती पर शुरू किया गया? देखिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो था, एक प्रोग्राम था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर आरंभ किया गया था। और क्योंकि उन्होंने देशी रियासतों को मिलाने का काम किया, राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने का काम किया, तो इसीलिए उनके जन्मदिन पर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया। उसके बाद है, भारत सरकार की कुसुम योजना का संबंध किससे है? भारत सरकार की कुसुम योजना का संबंध किससे है? भारत सरकार की कुसुम योजना का संबंध जो है फूलों की खेती से, कुसुम के उत्पादन से, सौर ऊर्जा से, बिजली उत्पादन से। इसका संबंध सौर ऊर्जा से है। इसमें क्या है कि सरकार द्वारा 90% सब्सिडी पे किसान को केवल 10% उसमें देना है। और ये उसको सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 19 फरवरी सन 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। और ये योजना 2024-25 तक चलेगी। तो इसका संबंध किससे हो गया? हमारा सौर ऊर्जा से। और इससे 90% सब्सिडी पे किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके बाद है हमारा, सफ़ेद पैगोडा कहा जाता है। सफ़ेद पैगोडा कहा जाता है। सफ़ेद पैगोडा जो कहा जाता है, हमारे सोमनाथ मंदिर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सफ़ेद पैगोडा सोमनाथ मंदिर को कहा जाता है, जो गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। और जिस पर 1024 में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था कि भाई यहाँ पे बहुत ही, और उसे आक्रमण करके उसे लूट के ले गया था। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ दर्शन किए इसके सोमनाथ मंदिर के, और उन्होंने कहा कि भैया इसका रिनोवेशन होगा। और उसके बाद उस पर काम शुरू हुआ। और 11 मई 1951 को हमारे तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने 11 मई को 1951 को इसमें प्राण प्रतिष्ठा की। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है सोमनाथ मंदिर। तो ये कहाँ पे है? गुजरात में। अगला वीडियो है, हाल ही में चर्चा में शब्द चराई देव मोई धाम क्या है? सिंहासन राज्य मकबरा कर। ये एक प्रकार का मकबरा है। चराई मोमदेव जो क्या है, वो एक असम में एक एक तरह से इसको असम का पिरामिड भी कहा जाता है। चराई देव मोई धाम क्या है? इसको असम का पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि असम में एक पुराने शासक हुआ करते थे जिनको अहोम वंश था। अहोम वंश जो था, वहाँ के जो शासक हुआ करते थे, तो वो पहले अपने शरीर का दाह संस्कार करते थे, और उसकी जो राख बचती थी, उस राख को वो दफनाते थे। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? चराई देव मोई धाम। और इनको इसीलिए ये मकबरा होते थे। और इसको ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल के लिए नामित किया है। और इस समय टोटल 52 ऐसे स्थल हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को द्वारा। और 40 जो हैं हमारे विश्व विरासत स्थल जो भारत के, उसमें शामिल हैं।
पहले नॉमिनेट किया जाता है, फिर उसके परमानेंटली रूप से एक निश्चित पीरियड के बाद उसे परमानेंट कर दिया जाता है। अगला है लचित बोरफुकान कौन थे? लचित बोरफुकान, लचित बोरफुकान एक भारतीय नौसैनिक थे। लचित बोरफुकान जो थे भारतीय नौसैनिक थे और भारत जो है इस समय उनकी 400वीं जयंती मना रहा है। 24 नवंबर 1622 को जन्मे 1671 में इनने सरायघाट के युद्ध में मुगलों को हराया था। ब्रह्मपुत्र के तट पर मुगलों को हराया था और मुगलों को अपने राज्य में घुसने से रोक दिया था। ये भी अहोम शासक थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नौसैनिक थे। कौन थे? नौसैनिक। और इनके नाम पर आज भी सेना में एक पदक की घोषणा कीजिए और वो वीर सैनिकों को दिया जाता है। अगला यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF, सर्विस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या होता है? इसको सन 2002 में संचार मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य से जारी किया गया था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है संचार की व्यवस्था सस्ते दामों पर और बड़े ही सुचारू रूप से पहुंच सके। तो ये संचार मंत्रालय द्वारा स्थापित ये फंड है, संचार मंत्रालय द्वारा। उसके हाल ही में चर्चा में NMMS ऐप क्या है? NMMS क्या मोबाइल है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप। इसका पूरा नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप। इससे क्या होता है? इसमें मनरेगा में जो लेबर काम कर रही है उसकी जियो टैगिंग क्या होता है? एक तरह से उनका एक सॉफ्टवेयर है जियो टैगिंग का। जियो टैगिंग से क्या होता है? उसकी एक लोकेशन तय की जाती है और उसमें ऐप में फीड की जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। अगला हो गया हमारा लाफर वक्र किस किस के बीच को दर्शाता है? लाफर वक्र क्या है? जो कर की दर और कर राजस्व को दर्शाता है। और ये लाफर किस मतलब जिन्होंने दिया था उनके नाम पे इसका नाम रखा गया। तो इसका विकल्प हो जाएगा पहला वाला सही। अगला हमारा प्रश्न है असर सर्वे भारत के सभी ग्रामीण जिलों में कब से आरंभ किया गया? ये एक एजुकेशनल सर्वे है जिसमें बच्चों के नामांकन और उनके शैक्षिक स्तर को जांचा जाता है। तो इसमें हमारा जो ये शुरू किया गया ये 2005 से शुरू किया गया है, 2005 से हो रहा है और इस बार की भी रिपोर्ट आ ही गई है। जोशीमठ उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? जोशीमठ जैसा कि आप जानते हैं जोशीमठ में जोशीमठ जो है वो चमोली जनपद में स्थित है। इसमें भूदशाओं को लेकर के वहाँ सर्वे हो रही है और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि उस स्थान को वहाँ से शिफ्ट भी किया जा सकता है अगर रिपोर्ट उसके सही नहीं आती है तो उसे वहाँ से शिफ्ट भी किया जा सकता है। ये चमोली है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलावरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जिससे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 4 पनडुब्बियाँ हैं जो कलावरी श्रेणी की जो शामिल की जा चुकी हैं इसमें, लेकिन ये कौन सी श्रेणी, ये कौन सी है? प्रोजेक्ट 75 के तहत कलावरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जिसमें भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INS विक्रम, INS बागीर, INS बागसीर और INS कलावरी। इसका नाम है INS बागसीर। विकल्प नंबर 3। प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 5 पनडुब्बियाँ हैं, 6 पनडुब्बियाँ हैं, 5 शामिल हो गई हैं, 6ठी और बची है। और ये जो पनडुब्बी है इसकी स्पीड जो है वो 37 किलोमीटर की स्पीड पे ये सफ़र समुद्र में करती है और एक बार में 12,000 किलोमीटर तक ये जा सकती है और 37 किलोमीटर की स्पीड एक बार में 12,000 किलोमीटर तक समुद्र के भीतर इसकी 1,000 किलोमीटर तक सफ़र कर सकती है एक बार में। तो ये हो जाएगा INS बागसीर। विकल्प नंबर 3। हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं वो किस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? हेमंत बिश्व शर्मा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो असम के हैं और इन्होंने अभी 14 साल की अगर बच्चों की लड़की की शादी हो रही है तो जो लड़का शादी करेगा उस पर पॉक्सो एक्ट लगाने की भी बात इन्होंने ही की है। तो ये असम के मुख्यमंत्री हैं। अगला है भारत में वर्तमान में यूनेस्को विरासत स्थलों की संख्या
कितनी है अभी बता दिया था पिछले, 40। यूनेस्को विरासतों की संख्या भारत में कितनी है, 40 है, जिसमें 32 जो हैं वो सांस्कृतिक और 7 जो है प्राकृतिक और एक मिक्स्ड श्रेणी जो मिश्रित श्रेणी जो होती है उसमें आ रहा है। पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर मनाया जा रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को भी हमने 23 जनवरी को इसको मनाया पराक्रम दिवस के रूप में। और ये 2015 से ही शुरू हुआ, पिछले वर्ष 23 जनवरी 2022 से इसको पराक्रम दिवस को आरंभ किया गया। उसके बाद है भारत में पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन कब किया जाएगा? 12 अप्रैल। पहला दिल्ली में प्रगति मैदान में जो है इसका 10 से 12 अप्रैल, ये पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। और इसमें G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, और उसमें G20 वाले प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। और इसको जो ये ग्लोबल टूरिज्म समिट जो किया जा रहा है इसको पर्यटन मंत्रालय और क्या कहते हैं भारतीय उद्योग संघ जो है, पर्यटन मंत्रालय और भारतीय जो उद्योग संघ है वो मिलकर के कर रहे हैं इसको। तो ये हमारा हो गया पहला वाला विकल्प सही। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में कितनी झांकियों में प्रतिभाग किया? गणतंत्र दिवस पर इस वर्ष 23 झांकियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 17 राज्यों की थीं और बाकी मंत्रालयों की थीं। 17 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर, और बाकी बची कितनी? 6, वो मंत्रालयों की थी। 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। तो ये हमारा हो जाएगा चौथा विकल्प। उसके बाद आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? अभी हाल ही में जारी की है और इसका नाम है इनकोवैक। क्या है? इनकोवैक, विकल्प नंबर 4। अगला है एनपीसीआई के अनुसार एनपीसी क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार 10 देशों के एनआरआई यूपीआई की सुविधा लेने के लिए इन्होंने, पेमेंट सुविधा के लिए इन्होंने आदेश दिया कि भाई इनको सुविधा मिल जाएगी, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं है? सिंगापुर शामिल है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कि मिस्र नहीं है, कि कनाडा नहीं है? इनमें से ये बताना है कि कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें मिस्र शामिल नहीं है, बाकी सब 10 देश हैं शामिल, उनमें ये 3 शामिल हैं। CEBR के अनुसार CEBR क्या है? इंग्लैंड की सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो होगी, इन्होंने बताया है कि अर्थव्यवस्था जो होगी वो $10 ट्रिलियन की हो जाएगी इस रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद है क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के हाल ही में कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? क्रिस हिपकिंस जो जेसिंडा आर्डर्न थी उनके स्थान पर उन्होंने अभी इस्तीफा लिया, तो उनके स्थान पे इन्होंने क्या नाम अभी लिया, तो जो 41वें नंबर के ये राष्ट्रपति होंगे। उसके बाद है हाल ही में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल ये किया जा रहा है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, असम में या मेघालय में? ये हमारा हो रहा है नागालैंड में। जो हो रहा है हमारा नागालैंड में हो रहा है। नागालैंड के प्रधानमंत्री वहाँ पे इसका उद्घाटन करेंगे। वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023। अगला प्रश्न है हमारा, 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? 105, 91, 106 और 109। इसमें हमारे 106 लोग हैं, जिसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण और
9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया। तो इसका विकल्प हो जाए 106। 9 लोगों को, 6 लोग पद्म विभूषण, 9 लोग पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। इस बार पद्म पुरस्कार लिस्ट में कितनी महिलाएं हैं? पद्म पुरस्कार लिस्ट में जो है महिलाओं की संख्या जो है वो 7 है। सही है इसमें 7, चौथा वाला विकल्प सही है 7। उसके बाद अगला है भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत के स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अभी जारी हुआ है। इसका नाम है भार ओएस और इसके नाम के संशोधन की बात कर रहे हैं कि एस के बाद ए लगा दिया है, जो ये भरोसा हो जाएगा। और नाम में बहुत मतलब नाम से परिवर्तित होता है, तो फिलहाल इसका अभी नाम भार ओएस रखा गया है। अगला है हमारा हाल ही में नोरो वायरस के 2 केस किस राज्य मिले हैं? नोरो वायरस एक बीमारी का वायरस है और इसके 2 केस जो मिले हैं अभी कहाँ मिले हैं? हमारे केरल में 2 केस कहाँ मिले हैं? केरल के एर्नाकुलम जो शहर है वहाँ पे मिले हैं। 73वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? 73वें गणतंत्र दिवस के 74वां अभी हमने मनाया, जो मिस्र के राष्ट्रपति जो हमारे मुख्य अतिथि थे। और 73वें गणतंत्र दिवस पर कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। देखिए 73वें गणतंत्र दिवस पर हमारे कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे, क्योंकि कोविड चल रहा था, इसलिए किसी को आमंत्रित नहीं किया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं? इनकी संख्या 21 है। अगला है हमारा नागर विमानन महानिदेशालय के अगले डायरेक्टर जनरल कौन होंगे? नागर विमानन मंत्रालय DGCA, इसके कौन होंगे? विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त, विकल्प नंबर 2। अगला हमारा है किस खिलाड़ी को 2022 के लिए मैच क्रिकेटर ऑफ द ईयर? ये मैच नहीं होगा यहाँ पे, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। किसको? विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव। T20 का मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया है और वनडे और ओवरऑल बाबर आजम को चुना गया है। हाल ही में कौन सा गेंदबाज दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बन गया? मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, रविचंद्रन अश्विन। मोहम्मद सिराज जो हैं वो प्रथम नंबर के गेंदबाज बन गए हैं। उसके बाद हमारे देश का पहला ग्रीन बॉन्ड कितने रुपए का जारी किया गया? 16,000 रुपये का, 8,000 रुपये का या 12,000 रुपये का, या 12,000 करोड़ का या 10,000 करोड़ का? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड ये सरकार द्वारा जारी करे गए हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सरकार द्वारा जारी करे गए हैं और ये इसका उद्देश्य है पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए इसका खर्च किया जाएगा। ये सरकार द्वारा बॉन्ड जारी किया गया है जाते हैं और इसे कोई भी खरीद सकता है, इस पर ब्याज मिलता है आपको। तो ये ग्रीन बॉन्ड है ये, तो इसमें जो पर्यावरण फ्रेंडली, इको फ्रेंडली जो चीज़ें होंगी उसी पे इसका यूज होगा। और सरकार जो हमारा भारत है वो 2070 तक नेट जीरो 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने के ओर अग्रसर है। नेट जीरो का मतलब ये कि जो कार्बन इमिशन होगा, जो प्रदूषण होता है, कार्बन इमिशन होता है, वो 2070 तक हम उसे जीरो कर देंगे। तो उसी को लक्ष्य में ध्यान के रखते हुए ये सॉवरेन बॉन्ड 16,000 करोड़ के जारी किए गए, जिसमें पहली किस्त जो है वो 8,000 करोड़ की, दूसरे बार में फिर 8,000 करोड़ के लगभग 15 फरवरी तक बता रहे दूसरी किस्त भी जारी होगी। तो ये हो जाएगा हमारा 8,000 करोड़। अगला विकल्प है भारत का नेट जीरो लक्ष्य कब तक पूरा करना, भी बताया था 2070 तक। कब तक करना है? 2070 तक। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित राष्ट्र की संकल्पना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित राष्ट्र की संकल्पना प्रस्तुत की है और वो कब तक करनी है पूरी? 2047 तक कहा हमारे PM मोदी जी ने कि हम देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे।
उसके बाद है गणतंत्र दिवस पर पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले बाल कृष्ण दोषी किस विधा से संबंधित हैं। जो बाल कृष्ण दोषी जी हैं वो हमारे किस विधा से संबंधित हैं। अभिनेता हैं, वैज्ञानिक हैं, आर्किटेक्ट हैं। तो बाल कृष्ण दोषी एक आर्किटेक्ट हैं और इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। उसके बाद यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने की घोषणा किस देश ने की। अभी हाल ही में बड़े प्रेशर के बाद इधर उधर से देशों ने प्रेशर बनाया तो जर्मनी ने इनको लेपर्ड टैंक देने की घोषणा कर दी है, जर्मनी। उसके बाद है 2022 में चीन के साथ व्यापार घाटा कितना पहुंच गया। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। चीन के साथ व्यापार घाटा हमारा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि हमने चीन को केवल 17.5 बिलियन डॉलर, 17.5 अरब डॉलर हमने निर्यात किया और आयात कितना हुआ 118.5 बिलियन डॉलर। यानी हमने निर्यात किया है केवल 17.5, 17.5 और आयात क्या कितना हो गया 118.5 अरब डॉलर का हमारा आयात हो गया चीन से और निर्यात केवल हमारा 17.5। तो कहने का मतलब हुआ कि 101 अरब डॉलर का 101 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ, जो रिकॉर्ड है। आज तक इतना बड़ा व्यापार घाटा किसी देश या चीन या किसी से भी नहीं रहा। तो इसका विकल्प हो जाएगा हमारा 101 अरब डॉलर का। उसके बाद है हमारा ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड गार्जियंस इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है। भारत में प्रथम स्थान है किसका, मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी का इसमें प्रथम स्थान है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में और विश्व में इनका स्थान दूसरा है। तो भारत में ये पहले स्थान पर है। अगर विश्व में रैंकिंग की बात की जाए तो ये दूसरे स्थान पर है। पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु जल समझौता हाल ही में चर्चा में है। पाकिस्तान सिंधु जल समझौता, क्योंकि भारत ने एक नोटिस दिया है पाकिस्तान को कि इस समझौते में संशोधन करना चाहता है भारत, और उसमें नोटिस पाकिस्तान को दिया गया जिसमें 90 दिन का समय दिया गया। 90 दिन में अगर वो जवाब नहीं देता है पाकिस्तान तो देखते हैं आखिर भारत की क्या रणनीति होती। तो ये जो समझौता हुआ था जो 1960 में विश्व बैंक की देखरेख में समझौता हुआ था, जिसमें कुछ नदियाँ जो हैं हमारी, कुछ नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के ये समझौता हुआ था। उसके बाद आभा ऐप संबंधित है। आभा ऐप किससे संबंधित है। आभा ऐप जो है ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। चिकित्सा क्षेत्र में क्या होगा कि ये एक जो मरीज होगा वो उसे एक ऐप दिया जाएगा, आभा ऐप। उसके QR कोड, जिस अस्पताल में वो दिखाने जाएगा वहाँ एक QR कोड लगा, उसको स्कैन करने के बाद वो वहाँ अपने आप को दिखा सकता है। स्कैन करने के बाद उसका सारा डाटा, उसकी सारी डिटेल उसके मोबाइल में आ जाएगी। तो इसका विकल्प हो जाएगा चिकित्सा क्षेत्र से। उसके बाद है 41 प्रश्न, BRI किस देश की योजना। BRI जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है चीन की, जिसमें वह दूसरे देशों में निवेश करता है। और ये नेगेटिव अभी हाल ही में चर्चा में, क्योंकि ये नेगेटिव प्रभाव डाल रही है दूसरे देशों पर जिन पर ये निवेश करता है। तो ये चीन हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो थी वो 2013 में चीन ने शुरुआत इसकी की थी। अब अगला हमारा प्रश्न है 42 हो गया, 41 नंबर। अगला है 42 नंबर। 42 नंबर में हमारा मोरबी पुल हादसा जो है किस राज्य में हुआ था। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले ही हुआ था। ये पुल जो था, पुल टूट गया था और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये हमारा गुजरात में है। कहाँ ये, गुजरात में। मोरबी पुल हादसा जो है कहाँ हुआ था, गुजरात में, जिसमें लगभग शायद 135 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अमीरों की सूची में दूसरे स्थान से खिसककर कौन से स्थान पर आ गए। अभी शेयर मार्केट की गिरावट के कारण लगभग अडानी जी की जो संपत्ति, जो अडानी ग्रुप है उनकी संपत्ति में लगभग 20% की गिरावट आई है। 20% की गिरावट आई है। 22.6 अरब डॉलर का नुकसान बताया गया है। और ये सब हुआ क्यों है, क्योंकि अमेरिका की एक वो कंपनी है, क्या नाम है उसका, अमेरिका की एक कंपनी है हिंडनबर्ग, उसने इस पर कुछ आरोप लगाए हैं अडानी ग्रुप पे। उसी आरोप को लेकर के इसमें कुछ
इसमें अचानक इसका नुकसान हुआ है, तो ये 7वें नंबर पे आ गए हैं दूसरे नंबर से। हाल ही में किस देश के साथ किए गए समझौते के तहत 12 चीता भारत लाए जाएंगे? अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले नामीबिया से चीते लाए गए थे, नामीबिया से। लेकिन अब इस बार दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने का भारत ने समझौता किया और जल्दी शायद 15 फरवरी तक बता रहे हैं चीते भारत में आ जाएंगे। भारत में हाल ही में HSTDB मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जिसका पूरा नाम है HSTDB। इसका नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। तो इसका विकल्प हो जाएगा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव व्हीकल, विकल्प नंबर 3, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। ये मिसाइल है और ये जो हमारी आवाज़ की जो स्पीड है उससे 6 गुना तेज़ की स्पीड से चल सकती है। और ये 6 गुना तेज़ स्पीड से ये दुश्मन के जो उसका दुश्मन का कोई भी वाहन है या दुश्मन है उस पर 6 ध्वनि की स्पीड से 6 गुनी स्पीड से ये उस पर हमला कर सकती है। वैसे इसकी स्पीड 8,575 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। अगला है प्रश्न 46। वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बता दिया था अभी। पद्म विभूषण जो थे वो 6, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री जो है वो एक, पद्मश्री 91। तो इसमें पद्म विभूषण पूछा गया तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? A.K. मेहरोत्रा, दिलीप कुमार, शिव कुमार, अभय कुमार। अभय कुमार जो हैं हमारे राजनयिक हैं, भारतीय कवि और राजनयिक हैं और वर्तमान में ये हमारे भारतीय सांस्कृतिक संबंध जो है उसके महानिदेशक हैं और इनका अभय कुमार नाम है, इनको मिला हुआ है। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक, मध्य रेलवे जो हैं उसके नए महाप्रबंधक जो हैं वो नरेश लालवानी हैं और ये अशोक मिश्रा का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? अशोक मिश्रा का स्थान लेंगे, नरेश लालवानी। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ पोलोडा, इसके क्या नाम निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किसने किया भाई? इसका निर्माण किया है DRDO ने कि भाभा एटॉमिक रिसर्च ने। इसका निर्माण किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, विकल्प नंबर 3, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने किया है इसका निर्माण। उसके बाद लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। वर्ष 2022 में ICC नेम क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये भी गलत है, यहाँ पे हो गया नेम नहीं मेंस होगा, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये जो है बाबर आजम को दिया गया है। किसको दिया गया? बाबर आजम को। तो ये होती है हमारी 50 प्रश्नों की श्रृंखला। अगले मंडे को हम फिर से आपके पास आएंगे अगले सप्ते के 50 प्रश्नों को, जो अगले सप्ते के करंट अफेयर से संबंधित होंगे। 50 प्रश्नों को लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।